हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका स्मृति सिविल चैनल पर। और बात आज करेंगे राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के जो 2021 में हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उन पर है वो बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी परीक्षा की जो तैयारी है उस तैयारी से पूर्व यदि हम पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं तो ही हम अपनी तैयारी को मजबूती से है वो कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि हम ऐसे टॉपिक को पढ़ लेते हैं जहां से उतने प्रश्न पुटअप होते ही नहीं। ऐसी स्थिति में आपके लिए जो पूर्व में पेपर हुए वो रामबाण है वो सिद्ध होते हैं। और इसलिए 2021 के है वो प्रश्न पत्र हम लेकर आए हैं। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित जो हमारे पूछे गए हैं उस पर बात करेंगे। तो 2021 में जो लेटेस्ट पेपर हुआ था और आरएएस का प्रारंभिक परीक्षा का वो पेपर लेकर के आए हैं प्रीलिम्स का। और उसका जो पहला प्रश्न है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है और वह रूमा देवी के बारे में प्रश्न हमारा निकल करके आया है। रूमा देवी जो कि राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और ऐसी स्थिति में ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें है वो क्या करना चाहिए कि व्यक्तित्व से भी प्रश्न आरपीएससी पूछती है। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, यानी गलत स्टेटमेंट आपसे वो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन है वो जो सही नहीं। पहला स्टेटमेंट है कि उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में है वो जाना जाता है। दूसरा है कि वे जसरापुर खेतरी गांव में है वो पली बड़ी। दो। तीसरा ऑप्शन है कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चौथा है उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई। तो जल्दी से इसका आंसर आप टाइप कीजिए। दोस्तों यदि देखा जाए तो रूमा देवी ही जो 2021 में भी अक्सर समाचार पत्रों में है वो चर्चित रही थी और अभी भी है वो चर्चित है। वो उनके कार्य आज भी है वो महिलाओं को रोजगार देने हेतु काम है वो कर रही। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो रूमा देवी का नाम आता है। उन्होंने हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य किया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। पारंपरिक हस्तकला में है वो सिद्ध हस्त है और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बना करके रोजगार प्रदान करने का काम है वो कर रही है। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा में है कि जसरापुरा खेतरी गांव में है वो पली बड़ी। तो यहां से है वो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि वे पली है वो रावतसर में पली बड़ी है, जसरापुर नहीं है। तो रावतसर में है वो पली बड़ी है। रावतसर है वो बाड़मेर में, वहां पर है वो पली बड़ी, उनका जन्म हुआ है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसलिए ये भी ऑप्शन है वो हमारा गलत माना जाएगा क्योंकि उन्हें 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार था। नारी शक्ति जो पुरस्कार है, नारी शक्ति पुरस्कार 2018 का जो 8 मार्च 2019 को है वो दिया गया। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है वो हो जाएंगे। और उन्होंने हजारों महिलाओं को है वो रोजगार बढ़ावा देने में काम किया, भागीदारी निभाई, ये सही है। तो एक और 4 नंबर ए और डी सही है और 2 ऑप्शन गलत है। इस मायने में इस आंसर को है वो प्रश्न को डिलीट करना पड़ा और बोनस है वो देना पड़ा था। तो आरपीएससी भी है वहां पर भी त्रुटि करने वाले लोग खूब बैठे। अब यदि थोड़ी रूमा देवी के बारे में और भी है वो यदि हम चर्चा करें, रूमा देवी, हमने कहा कि रूमा देवी है वो मूल रूप से बाड़मेर के रावतसर की और इन्होंने महिलाओं को रोजगार देने हेतु 2006 में 10,000 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, स्वयं सहायता समूह। और उस स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को पारंपरिक हस्तकला में है वो प्रशिक्षण दिया, पारंपरिक हस्तकला में प्रशिक्षण दिया ताकि उनको क्या मिल सके, रोजगार है वो मिल सके।
जो घर गृहस्थी काम करने वाली महिलाएं हैं, अनपढ़ महिलाएं हैं, उनको रोजगार देने हेतु है वो बड़ा कार्य रूमा देवी के द्वारा किया गया। इसलिए राष्ट्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है वो इनको ख्याति मिलने का काम है वो हुआ। साथ ही ये जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की ब्रांड एम्बेसडर भी है। ग्रामीण विकास और चेतना संस्थान की भी ये है वो सदस्य भी रही और अध्यक्ष भी बनी। ग्रामीण विकास और चेतना संस्थान है वो चलाती, उससे है वो ये जुड़ी हुई है। ग्रामीण विकास और चेतना संस्थान की सदस्य भी रही और बाद में अध्यक्ष भी है वो इसकी रही हुई है। इंडिया टुडे ने भी अपने कवर पेज पर है वो इनको स्थान दिया है। केबीसी में भी है वो एक बार ये गए। तो ये रूमा देवी के बारे में बेसिक जानकारी है। दूसरा प्रश्न आया है जो हमारे प्रमुख संत संप्रदाय है वहां से प्रश्न निकल कर आया। संत है, संप्रदाय है, साधु है, वहां से प्रश्न आया। बखना जी हैं, संत दास जी हैं, जसनाथ जी हैं, जगन्नाथ दास जी हैं, माधव दास जी नामक संतों का संबंध है वो किस संप्रदाय से रहा है। संत संप्रदाय हमारे टॉपिक रहता है। दादू पंथ से, जसनाथी संप्रदाय, लाल दासी और राम सनई संप्रदाय। तो जल्दी से है वो आप इसका आंसर बताइए कि बखना जी हैं, संत दास जी हैं, जगन्नाथ दास जी और माधव दास जी का संबंध है वो किस संप्रदाय से रहा है। दोस्तों इन सभी संतों का जो संबंध रहा है वो दादू पंथ से है वो रहा है। इसलिए थोड़ी सी बात दादू पंथ के ऊपर भी है वो कर लेते हैं। दादू पंथ के बारे में यदि बात की जाए तो दादू पंथ है वो कहाँ पर है, ये हमारे नरेना जो जयपुर है, नरेना या नारायणा कहाँ पर रहता है, ये जयपुर है, बैरान पहाड़ी है, वहाँ पर है वो इसका मुख्यालय है वो दादू पंथ का केंद्र रहा, मुख्यालय नहीं केंद्र कहीं। दादू पंथ जो संप्रदाय है इसके संस्थापक है वो दादू दयाल को माना जाता है। संस्थापक दादू दयाल को माना जाता है। दादू दयाल साहब के बारे में यदि बात करें तो इनका जो जन्म है वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद में है वो इनका जन्म माना जाता है। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ब्रह्मानंद जी है वो इनके गुरु हुए थे दादू दयाल के। ब्रह्मानंद जी या वृंदानंद जी या बुड्ढन जी वो इनके गुरु का नाम। दादू दयाल को है वो राजस्थान के कबीर तक की है वो संज्ञा दी जाती है। राजस्थान के जो कबीर की संज्ञा दी जाती है। इतने बड़े हैं वो महान व्यक्तित्व के धनी है वो दादू दयाल साहब रहे थे। तो ये दादू दयाल साहब की है वो बात हुई। दादू की वाणी, दादू की वाणी है और दादू के दुए हैं वो प्रचलित हैं। दुए है वो प्रचलित हैं, इनके उपदेश हैं इसके। फिर दादू जी के अन्य कुछ शिष्यों की भी है वो बात करें। आगे जाकर के दादू पंथ है वो 5 भागों में विभाजित भी हुआ था। इनके शिष्यों में जो नाम आता है वो मिस्किन का भी नाम आता है, मिस्किन दास जी का नाम आता है, गरीब दास जी का नाम आता है, सुंदर दास जी का नाम आता है, ये इनके कुछ है वो शिष्य भी रहे। थोड़ी और भी बात अन्य संप्रदायों पर भी है वो हम कर लेते हैं।
हमने ये भी कहा था कि साहब दादू पंथ है, वो दादू पंथ में है, वो 5 भागों में आगे जाकर बनती है, जिसमें नाम आता है खालसा, नाम आता है खाकी, नाम आता है खालसा खाकी, उत्तरादि आता है, विरक्त आता है और नागा पंथ है। 5 पंथ है वो दादू वो पंथ में है वो माने जाते हैं। खालसा में यदि बात करें तो खालसा पंथ का गरीबदास रहा था। फिर यहां पर नाम आता है एक उत्तरादे, जिसका बनवारी दास जी थे, और बनवारी दास जी ने बाद में रतिया गांव एक है हरियाणा में, उसको केंद्र बनाया। रतिया गांव हरियाणा के अंदर है। नागा जो पंथ था दादू के अंदर, उसके थे सुंदरदास जी, और ये एक बार कॉलेज व्याख्याता में है वो प्रश्न पूछा गया था। कॉलेज व्याख्याता का जीके का प्रश्न आता है, कॉलेज लेक्चर के अंदर है। तो ये सुंदरदास जी थे। दादू पंथ है वो हमने कहा कि 5 है वो भागों के अंदर है वो विभाजित था। ये लोग किसी भी तरह से तिलक लगाते नहीं थे, माला का जप करते नहीं थे। किसी की मृत्यु होने के बाद में उसके जो शव को है वो जंगल में खुला ही छोड़ देते थे, जंगल में खुला ही छोड़ देते थे। रजब जी भी है वो दादू दयाल का है वो शिष्य रहा था, तो वो रजबदास जी का है वो नाम आता है। तो ये तो एक दादू पंथ है वो हमारे हो गया। दादू दयाल के 152 शिष्य थे, जिसमें 52 शिष्य है उनको 52 स्तंभ की संज्ञा दी गई, 100 एकांतवासी है वो माने जाते हैं। फिर दूसरे एक बात कर लेते हैं जसनाती संप्रदाय की। जसनाती यदि संप्रदाय की बात की जाए तो जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो जसनाथ जी को माने जाते हैं, जसनाथ जी को माने जाते हैं। और जसनाथ जी का जो जन्म स्थल और इनका जो केंद्र है जसनाथियों का वो भी कतरियासर है, और कतरियासर है बीकानेर के अंदर पड़ता है। अमीर जी जाट और रूपा देकी है वो पोष्य संतान माने जाती हैं जसनाथ जी। अमीर जी जाट और रूपा देकी पोष्य संतान माने जाते। गुरु गोरखनाथ है वो इनके गुरुदेव थे, गोरखनाथ जी इनके है वो गुरु थे। गोरखनाथ है वो इनके गुरु थे। सिंबुद्रा कोंडा है वो इनके ग्रंथ रहे। और जसनाती संप्रदाय के अंदर जो अग्नि नृत्य है उस हेतु ये जसनाती संप्रदाय बड़ा प्रसिद्ध रहता है। अग्नि नृत्य। तो ये तो 2 संप्रदायों की बात हो गई थी। एक लालदास जी की भी थोड़ी सी वो बात कर लेते हैं हम। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो लालदास जी खुद है। प्रवर्तक लालदास जी, जिनका जन्म 1540 में धौलीदूब अजमेर के अलवर में होता है। अजमेर नहीं अलवर, धौलीदूब अलवर में, धौलीदूब अलवर में है वो हुआ था। इन्होंने है वो इनका जो केंद्र बनता है वो नगला जहाज है वो बनता है। नगला जहाज जो भरतपुर में है वो इनका केंद्र रहा। तिजारा के एक संत हुए थे गदन चिश्ती, उनसे है वो दीक्षा ली थी लालदास जी। तिजारा के एक फकीर थे, गदन चिश्ती, उनसे है वो दीक्षा ली थी। तो ये मेव क्षेत्र में बड़े है वो प्रसिद्ध रहे थे, लालदास जी है वो रहे थे मेव क्षेत्र के अंदर है।
हिंदू मुस्लिम एकता के भी है वो समन्वयक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के है वो समन्वयक रहे थे लालदास जी। एक राम सनई संप्रदाय की भी है वो थोड़ी सी यदि हम बात कर लेते हैं तो राम सनई संप्रदाय, राम सनई संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे हैं वो रामचंद्र दास जी रहे। रामचंद्र दास जी जिनका है वो प्रारंभिक जो मूल नाम बचपन का है वो राम किशन है वो था। इनका जन्म है वो जयपुर जिले के सोडा गांव में एक वैश्य परिवार में 1719 में है वो इनका जन्म होता है। तो जन्म स्थली भी है वो रही वो जयपुर है वो इनकी रहती है। जयपुर इनकी जन्म स्थली है वो रहती है और जयपुर में सोडा है वो रहती है इनकी। 1719 के अंदर रामचंद्र दास जी का है वो जन्म स्थल जयपुर रहता है। इन्होंने राम सनई संप्रदाय की है वो स्थापना है वो की थी और जो इनकी प्रधान पीठ है वो बनती है वो शाहपुरा है वो भीलवाड़ा बनती है। शाहपुरा भीलवाड़ा जो फूल डोल महोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है वो मानी जाती है। फूल डोल महोत्सव जहाँ का काफी चर्चित रहता है। फूल डोल महोत्सव जो चैत्र मास में है वो फूल डोल महोत्सव अक्सर मनाया जाता है। तो उसका संबंध राम सनई संप्रदाय के मुख्य त्योहार से हो माना जाता है, महोत्सव है वो होता है। फिर राम सनई संप्रदाय की है वो 4 पीठें मानी जाती, जिसमें एक पीठ तो ये हो मानी गई। दूसरी यदि पीठ की बात करें तो रैण शाखा भी है वो मानी गई थी। रैण जो नागौर के अंदर है वो रहती और रैण शाखा के जो रहे प्रमुख वो दरियाव जी है वो रहे थे। दरियाव जी कई बार कूट मिलाने भी हमें ये प्रश्न है वो दिया जाता है। तीसरी जो शाखा आती है राम सनई संप्रदाय के अंदर, उस शाखा में जो नाम आता है वो सिंहतल शाखा का नाम आता है और सिंहतल शाखा बीकानेर के अंदर, जहां पर हरिराम दास जी का नाम है वो आता है। हरिराम दास जी का। चौथी जो शाखा आती है हमारे सामने वो खेड़ापा शाखा आती है राम सनई संप्रदाय की और ये शाखा जोधपुर के अंदर है, जहां पर है वो रामदास जी थे संत। तो ये तो हमारी एक सामान्य सा परिचय है वो हुआ राम सनई संप्रदाय के बारे में। चूंकि हमने कहा कि चारों ही ऑप्शन इतने महत्वपूर्ण रहते हैं कि हमें एक एक ऑप्शन के ऊपर है वो चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अन्य जो ऑप्शन एक सही है और उसके अलावा 3 है उनका भी संबंध उसी प्रश्न से रहता है। इसलिए कई बार आरपीएससी क्या करती है कि उसका घुमाकर है वो वापस वही पलट देती है। कई बार ए इसका सही था तो अगली बार उसी का सी का आंसर बनाकर है वो प्रश्न में दे देते। इसलिए चारों ही प्रश्नों की जो चारों ही ऑप्शन है उनकी हमें व्याख्या को करना जरूरी हमारे लिए हो जाता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न हमारे निकल कर आता है वो आ गया है कि साहब कुछ त्योहार हैं और उसमें तिथि माह से है वो कूट के रूप में मिलान करना है। जो बहुत सिंपल प्रश्न है वो रहता है आरपीएससी में दिया। बूंदी की जो कजली तीज है उसका त्योहार है और कजली तीज हमने कहा कि कृष्ण तृतीया भाद्रपद कृष्ण तीज को है वो मनाया तृतीया को है वो मनाया जाता है। होली का त्योहार है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को है वो मनाया जाता है। तो ये भी हमने देखा होली का त्योहार है वो एक तरह से भाईचारे का त्योहार है वो होता है। फिर पर्युषण का जो त्योहार है वो भी आता है भाद्रपद माह के अंदर, जैन धर्म के अंदर है वो पर्युषण का पर्व मनाया जाता है। और फिर आती है वो गणगौर आती है चैत्र मास के अंदर। तो इसलिए हमारा जो कूट हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 जो बहुत ही सिंपल तरह का प्रश्न है वो रहा जो हमें सामान्य सा आता है। फिर राजस्थान के रीति रिवाजों में आणव क्या है, यानी यह रीति रिवाज सामाजिक रीति रिवाज परंपरा से प्रश्न पूछा गया। तो वो लगभग मोटा मोटा सभी को हमें पता ही रहता है, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो उनको सभी को पता रहता है। तो देख लीजिए इसका आंसर भी है वो देखिए। इसके यदि आंसर की बात करें तो पहला कहा है कुआ पूजन,
फिर दुल्हन के परिवार के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने, डेरा यानी जहां पर बारात रुकी हुई है वो जगह डेरा कहलाती है। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना और जल झूलने की एकादशी। दोस्तों यदि इनकी बात की जाए जल झूलने एकादशी, तो जल झूलने एकादशी ये तो भाद्रपद माह में आती है, भाद्रपद माह के अंदर आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 को है वो ये मनाए, इसका है वो महिलाएं व्रत है वो रखती है अक्सर। ये भी विष्णु के अवतार से संबंधित है इसलिए व्रत रखा जाता है। फिर आता है एक कुआं पूजन। कुआं पूजन भी है वो दो तरह से सामने आते हैं, दो तरह से कुएं के पूजन में। एक तो कुआं पूजन इस मायने में हमारे सामने आता है कि किसी के घर में पुत्र का जन्म हुआ है तो पुत्र जन्म के 11वें दिन है वो कुआं पूजन की रस्म रखी जाती है, जिसमें उस पुत्र की माँ है वो कुएं का पूजन है वो करने जाती है। एक तो परंपरा ये रही है। दूसरा क्या होता है कि किसी का जो विवाह होता है, दूल्हा है, जब बारात रवाना होती है शादी के लिए उस समय है वो उसकी माँ के द्वारा कुआं पूजन है वो किया जाता है। और फिर माँ है वो उस कुएं में नारियल वगैरह डालती है और फिर है वो लड़के के सामने ऐसे ही है वो कहती है कि मैं कुएं में गिर जाऊंगी, और उस समय फिर वो दूल्हा कहता है कि माँ आप कुएं मत गिर, मैं है वो आपके लिए जल्दी ही काम करने वाले आपके लिए वधू लेकर के आऊँगा, तो दुल्हन लेकर आऊँगा। तो फिर वो ऐसा कहते हैं, फिर बारात रवाना होती है, दूल्हा फिर वापस पीछे मुड़कर देख नहीं सकता। तो इस तरह से है जो प्रथाएं हमारी एक समाज के अंदर है वो प्रचलन में रही है। तो एक तो पुत्र जन्म के ऊपर भी है वो कुआं पूजन की परंपरा रहती है, और दूसरी है वो विवाह के समय भी है वो रहती है। तो ये कुआं पूजन का कार्यक्रम। फिर आता है दुल्हन के परिवार के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, तो वो जला कहलाता है। जब दूल्हे का जो साथ में बाराती लोग ठहरे हुए उनका जो डेरा देखने के लिए महिलाएं जाती हैं तो वो जला होती है। तो जला रे राजरा डेरा निरखण आईसा, तो उस समय है वो महिलाएं इकट्ठी होकर के जो वधु पक्ष की महिलाएं वो वर के डेरे को देखने के लिए वहां जाती है, तो जला कहलाता है। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना है वो क्या होता है, आना होता है। आना भी दो तरह का होता है। एक आना होता है जो दुल्हन ससुराल में है तो उस दुल्हन को ससुराल से पीहर लाते हैं, वो उसके पिता भाई चाचा वो भी आना होता है। और दूसरा दुल्हन को जो पीहर से ससुराल ले जाते हैं तो भी है वो उसमें आना आता है विवाह के जस्ट बाद में। तो ये आने की जो रस्म है वो सामाजिक रीति रिवाज का हिस्सा मानी जाती है। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया और उससे गिरफ्तार किया गया। 1930 के सत्याग्रह और 1932 की सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। तो वह ऐसी क्रांतिकारी कौन सी महिला थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लेने गई और गांधी जी के सत्याग्रह में भी भाग लेती, सविनय अवज्ञा में भी लेती है और 1930 वाले सत्याग्रह में भी भाग ली। उस महिला का यदि नाम देखा जाए तो दोस्तों रमा देवी का है वो नाम सामने आता है। रमा देवी 1931 में बिजोलिया किसान आंदोलन में भी है वो भाग लेने गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन जो लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है वो 1930 के अंदर और 1932 में सविनय अवज्ञा, 30 जो गांधी जी का सत्याग्रह था उसमें भी भाग लिया और सविनय अवज्ञा के अंदर भी है वो रमा देवी के द्वारा भाग लिया गया था। तो ये बड़ा नाम है वो रमा देवी का आता है। जयपुर में इनका जन्म हुआ था गंगा साहेब जी के घर पर और 7 वर्ष की आयु के अंदर विवाह हुआ, 11 वर्ष की अवस्था में है वो विधवा भी हो गई। बाद में हम देखते हैं जयपुर प्रजामंडल में बड़ी भूमिका लादूराम जोशी निभाते, उनसे है वो फिर विवाह भी किया और अपना जीवन है वो चलाया। लेकिन ये महिला बहुत क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने है वो और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ राजस्थान में जो आंदोलन हो रहा था प्रजामंडल में उसमें और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली ये महिला रही थी। दूसरा नाम रतन शास्त्री का आता है। हीरालाल शास्त्री जी की है वो पत्नी रतन शास्त्री का, और रतन शास्त्री ने भी है वो 1939 के अंदर जयपुर राज्य प्रजामंडल जयपुर राज्य प्रजामंडल सत्याग्रह 1939 में भी भाग लिया था, तो वो रत्ना शास्त्री का नाम आता।
अंजना देवी चौधरी का भी नाम बड़ा आता है कि बूंदी के अंदर महिलाओं में जन जागृति फैलाने में बड़ा कार्य है वो किया था। बूंदी के अंदर महिलाओं में जन जागृति फैलाने में और उनको राष्ट्रीय आंदोलन और प्रजामुक्त आंदोलन से जोड़ने का काम किया। इसलिए रियासती काल में जेल पहले जाने वाली भी महिला में नाम है वो अंजना देवी का आता है। रियासती काल में जेल जाने वाली पहली महिला है वो भी अंजना देवी थी। किशोरी देवी जो चौधरी है वो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित रही थी। सीकर किसान आंदोलन और सीकर के कटरा थल के अंदर है वो 10,000 से अधिक महिलाओं को इकट्ठा करने का काम भी है वो किशोरी देवी के द्वारा है वो किया गया था। 10,000। तो ये तो हमारे चारों के चारों ऑप्शन की है वो व्याख्या की। आगे हम देखते हैं कि जोधपुर के महाराजा मानसिंह जी हुए और उनकी जो भटियानी रानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए उस मंदिर को पुनः अन्यत्र जगह बनाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में है वो करवाई थी। वो मंदिर है वो कौन सा रहा था? उस यदि मंदिर की बात की जाए तो वह तीजा मांझी का मंदिर था जो प्रताप कुंवरी के द्वारा है वो बनवाया गया था और 1857 में उसका है वो पुनर्निर्माण का भी कार्य किया गया था। फिर एक आता है कुंज बिहारी मंदिर, ये भी जोधपुर के अंदर है और ये जोधपुर में है। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो गुलाब राय ने करवाया था। गुलाब राय महाराजा विजय सिंह जी की पासवान थी। विजय सिंह जी की पासवान थी, तो वो गुलाब राय द्वारा है वो करवाया गया था। ये कुंज बिहारी भगवान कृष्ण का है वो मंदिर है। कुंज बिहारी मंदिर कृष्ण मंदिर है। इस मंदिर में कृष्ण जी की रासलीला का भी है वो चित्रांकन किया गया है। इस मंदिर के अंदर है वो गीता उपदेश देते हुए कृष्ण का भी है वो चित्रांकन किया गया है। इस मंदिर में है वो वासुदेव देवकी के विवाह का भी है वो अंकन यहाँ पर है वो मिलता है। तो इस मायने में ये भी महत्वपूर्ण है। जोधपुर के अंदर महामंदिर भी है वो भी जोधपुर के अंदर ही रहता है। और महामंदिर में हम देखते हैं कि जोधपुर के महाराजा मानसिंह जी के समय नाथ पीठ है वो बनती है। तो नाथ पीठ है वो बनती है महामंदिर। नाथ पीठ, नाथ पीठ। तो नाथों की बड़ी है वो पीठ रहने का काम ये करती। ये है वो प्रारंभ में जालंधर नाथ जी को समर्पित थी, बाद में 84 है वो एक तरह से नाथों की भी सिद्धों की भी यहाँ प्रतिमाएं लगने का काम किया। तो प्रारंभ में जालंधर नाथ जी को समर्पित, जो कि 9 नाथ और 84 है वो सिद्ध होते हैं, तो उसमें नाथों की बड़ी भूमिका आती है। घनश्याम जी मंदिर भी पुराने जोधपुर के अंदर घनश्याम जी मंदिर भी है। फिर आता है अगला प्रश्न आपके कि कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है, यानी ये राजस्थानी भाषा साहित्य से हमारा प्रश्न निकल करके आता है। और साहित्य से 2 प्रश्न है वो 2021 के अंदर पूछे गए थे। एक में संस्थाएं पूछी गई थी साहित्य की और दूसरे ग्रंथ है वो पूछे गए थे। तो ग्रंथों में आता है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ही आता है नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह, नाग दमन सयाजी झूला, रणमल चंद श्रीधर व्यास का और भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह जी का। दोस्तों नेह तरंग की यदि बात की जाए तो नेह तरंग है वो बूंदी के बुद्ध सिंह जी की रचना मानी जाती है। बूंदी के बुद्ध सिंह जी की, बूंदी के महाराजा बुद्ध सिंह जी की। बूंदी के बुद्ध सिंह जी की रचना ये भी रीति काव्य की है वो कृति मानी जाती है। रीति काव्य दरबारी साहित्य जो लिखा जाता है रीति काव्य की रचना है वो नेह तरंग है वो मानी जाती है। मोतीलाल मेनारिया ने इसके ऊपर अच्छी टिप्पणी भी की थी और मोतीलाल मेनारिया ने कहा कि नेह तरंग है वो हिंदी साहित्य की अनमोल निधि तक की है वो संज्ञा इसको दी जाती है। निष्कलंक रचना की है वो भी इसको कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य की अनमोल निधि की संज्ञा मोतीलाल मेनारिया ने दी। मोतीलाल मेनारिया।
मोतीलाल मेनारिया है वो राजस्थानी साहित्य के बड़े व्यक्ति हुए जिन्होंने पुस्तक भी है वो लिखी, मोतीलाल मेनारिया। और हिंदी साहित्य की अनमोल निधि की संज्ञा इसको दी। तो इसलिए आपका ऑप्शन है वो ए इसका गलत माना जाएगा। फिर यदि बात करें नाग दमन, तो ये सयाजी झूला की है वो कृति है। सयाजी झूला जिन्होंने रुक्मणी हरण नाग दमन है वो लिखा, रुक्मणी हरण नाग दमन, ये कृति सयाजी झूला की है। और ये डेंगल की कृतियां हैं, ये डेंगल शैली की है। डेंगल शैली बेसिक रूप से राजस्थानी भाषा की शैली मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की लिखने की दो शैलियां रही, एक पिंगल शैली रही और दूसरी डेंगल शैली रही। पिंगल शैली के ऊपर ज्यादातर भाटों के द्वारा कार्य किया गया है, वंशावली पिंगल की भाटों के द्वारा लिखी गई। डेंगल साहित्य के ऊपर चारण साहित्य लिखा गया, वो डेंगल के अंदर है वो लिखा गया। तो ये डेंगल की कृति है वो ये मानी जाती है। और ये ईडर के राजा कल्याणमल के है वो दरबारी रहे थे सयाजी झूला, कल्याणमल ईडर के शासक, उसके है वो दरबारी रहे। ईडर उस समय के जोधपुर रियासत का भी हिस्सा है वो रही थी। आज तो खैर नहीं है, लेकिन पहले ईडर का ये पूरा क्षेत्र पालनपुर और गुजरात, जो गुजरात में पड़ता है, आज का पालनपुर, बनासकांठा, ईडर, ये सारा का सारा जोधपुर रियासत में का भी हिस्सा रहा था। रणमल छंद है वो श्रीधर व्यास की है वो रचना रही है। और इसके अंदर है वो ईडर के राठौर रणमल की जो वीरता के बखान है वो श्रीधर व्यास के द्वारा किया गया। अनहिलवाड़ पाटन के युद्ध में मुजफ्फर शाह को जो पराजित करते हैं रणमल, उसकी है वो वीरता का बखान किया गया। फिर भाषा भूषण आता है वो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी की कृति है, जोधपुर जसवंत सिंह जी। सबसे चर्चित रचना भी है वो ये मानी जाती है, अक्सर आरपीएससी को सबसे ज्यादा प्रिय भी है वो भाषा भूषण है, जिसको कई बार है वो पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी लेक्चर में भी पूछा गया, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है, जीएस में भी पूछा जाता है। तो भाषा भूषण भी है वो प्रसिद्ध करती रही। ये भी रीति काव्य की है वो ग्रंथ माना जाता है। अलंकार शास्त्र का भी ये ग्रंथ माना जाता है। अलंकार, छंद, इनके बारे में भी है वो इसके अंदर है वो रचना के अंदर भाषा भूषण में है वो मिलती है। तो ये जसवंत सिंह जी की। साथ ही साथ है वो जसवंत सिंह जी ने इसके अलावा कुछ और भी कृतियां लिखी थी। आनंद विलास भी लिखी गई थी, आनंद विलास लिखी। अप्रेक्ष सिद्धांत भी है वो लिखी थी। सिद्धांत सार भी लिखी, सिद्धांत बोध भी लिखी। सिद्धांत सार भी लिखी और सिद्धांत बोध भी है वो लिखने का काम किया। तो ये जसवंत सिंह जी के बारे में वो बात हुई। इसलिए आपका सही आंसर केवल और केवल ए है, जो सही नहीं माना जाएगा, गलत कथन। फिर बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है, यानी इसका कालखंड पूछा है कि ये किस काल में है वो निर्मित होता है। सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल और गुप्त काल। दोस्तों यदि बात की जाए गुप्त काल की, तो हमने कहा कि ये जो बयाना के अंदर जो विजय स्तंभ है, इसका निर्माण 371-72 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ, यानी ये गुप्त काल की संरचना, गुप्त काल की संरचना है वो ये मानी जाती है। इसका निर्माण है वो वरिक विष्णुवर्धन ने है वो करवाया था। किसने करवाया था? वरिक विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण है वो करवाया था। वरिक विष्णुवर्धन के द्वारा इसके निर्माण करवाने का जो उद्देश्य रहा था, कहा जाता है कि उन्होंने पुंडरीक यज्ञ किया था, और पुंडरीक यज्ञ के समापन जो समारोह के अवसर पर है वो उन्होंने ये जो विजय स्तंभ का निर्माण बयाना के अंदर करवाया था। तो इनके द्वारा करवाने का जो उद्देश्य था वो था पुंडरीक यज्ञ है वो करवाने के उपलक्ष्य के अंदर पुंडरीक यज्ञ के समापन समारोह के अवसर पर है वो करवाया।
इसको भीमलाट भी है वो कहा जाता है, भीमलाट भी है वो विजय स्तंभ को कहा जाता है। लाल बलुए एकाश्म पत्थर से ये निर्मित है। तो ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण संरचना है, वो हमारे सामने निकल करके आती है विजय स्तंभ के रूप में। फिर यदि थोड़ी सी बात मौर्य काल की भी करें तो यहाँ बयाना के पास में नो है, जहां से है वो मौर्य कालीन यक्षिणी की प्रतिमा है वो मिलती है, यक्षिणी की जो मूर्ति है वो मिलती है, प्रतिमा मिलती है। मुगल काल में भी यदि बयाना की बात करें तो मुगल काल में भी बयाना बड़ा चर्चित रहा। मुगल काल में बयाना चर्चित रहने का काम यह है कि बयाना के अंदर नील की खेती होती थी, बयाना में है वो नील की खेती होती थी, सर्वोत्तम अच्छी क्वालिटी का नील होता था। और वही नील जिसके लिए महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह भी है वो कर रहे, तो नील की खेती होती थी। ये केवल बयाना भी नहीं होती थी, गुजरात में एक सरखेज है वहां पर भी होती थी। इसलिए पेलसाट नामक यात्री आए, उन्होंने इसका विशद वर्णन भी है वो करने का काम हुआ। तो मुगल काल में भी बयाना का महत्व रहा। इस कारण से आप देखिए कि चारों ही ऑप्शन में बयाना से रिलेटेड ही रहे, इस मायने में ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सरखेज भी है जहां नील का उत्पादन होता था, और ये गुजरात में। ये एक बार प्रश्न ऐसा आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री लेक्चर में भी है, वो पूछा गया प्रश्न है वो। इसलिए बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि आरपीएससी से जब तैयारी जिस बोर्ड की करते हैं, उस बोर्ड से संबंधित जितने भी दाएं बाएं प्रश्न होते हैं सभी परीक्षाओं के, उनको हमें मद्देनजर रखना है वो चाहिए। सल्तनत काल में भी बयाना का बड़ा महत्व है वो बना रहा था। और सल्तनत काल में यदि हम बात करें बयाना की, तो हम देखते हैं कि बयाना के अंदर जो एक ऊषा मंदिर था, बयाना में ऊषा मंदिर था, ऊषा मंदिर, ऊषा मंदिर को कालांतर में ऊषा मस्जिद में है वो तब्दील कर दिया था। ऊषा मस्जिद जो मलिक काफूर के द्वारा है वो कार्य किया गया। और इस ऊषा मस्जिद, ऊषा जो मंदिर का निर्माण हुआ था, वो तो लक्ष्मण सेन जो फक्का वंश का था, उसकी पत्नी चित्रलेखा ने कराया था। लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा के द्वारा इसका है वो निर्माण करवाया गया था। तो ये सल्तनत काल में भी इसका संबंध रहा, मुगलिया सल्तनत में भी रहा, मौर्य काल में भी रहा, और गुप्त काल में भी बयाना महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। फिर साहब आहड़ सभ्यता के बारे में है वो हमारा प्रश्न निकल कर आया, जो हमारा आरपीएससी का पहला ही टॉपिक रहता है। प्राग ऐतिहासिक कालीन इतिहास, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, और तो वहां से प्रश्न हमारा आता है कांस्य युग। तो उससे प्रश्न हमारा निकल कर आया आहड़, और उसके बारे में देखना है कि कौन सा विकल्प है वो सत्य है। आहड़वासी तांबा गिलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित है वो नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था, और यहाँ से लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां है वो बनी हुई। तो आप इनमें से कौन सा सही है उसका कूट है वो बिठा दीजिए, जितने मैं आहड़ के बारे में थोड़ी जानकारी भी दे देता हूँ। आहड़ की यदि बात की जाए दोस्तों, तो आहड़ उदयपुर के अंदर रहता है, उदयपुर, और ये है वो ताम्र युगीन सभ्यता का केंद्र भी है वो रहा हुआ। आहड़ के जो उत्खनन का कार्य है वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास करते हैं, अक्षय कीर्ति व्यास है वो करते हैं। बाद में आरसी अग्रवाल ने भी है वो उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया, आरसी रतन चंद्र अग्रवाल ने। अब आहड़ के अंदर हम देखते हैं कि तांबे के उपकरण हमें वहां से साक्ष्य मिलते हैं। आहड़ के लोग हैं वो चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरे की खेती करते थे, यानी इनसे क्या थे वे परिचित है वो थे। तो ये तो सामान्य बात निकल कर आई। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सत्य बात है। चावल से ये परिचित नहीं थे, क्यों? क्योंकि चावल से तो परिचित थे, इस मायने में ये गलत हो जाएगा। आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का आहड़ धातु का काम एक साधन था, ये भी सत्य माना जाएगा। और फिर काले और लाल रंग के मृदभांड जिन पर सफेद ज्यामितीय संरचना है,
तो आपके आंसर माना जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी आपका आंसर सही माना जाएगा और अन्य 3 कूट गलत माने जाएंगे। आहड़ से प्रश्न हर परीक्षा आगे अंदर पूछा जाता है। तो कुछ युद्ध है वो दिए गए हमारे, और उन युद्धों को है वो कूट मिलान करना है कि कब कौन सी समय अवधि में है वो ये युद्ध हुए थे। पहला गागरोन सारंगपुर का, गिरी सुमेल और साहिबा का, और सामने नीचे है वो तिथियां दी गई, उनसे हमें मिलाना है। दोस्तों गागरोन के यदि युद्ध की बात करें तो 1519 के अंदर होता है। ये मेवाड़ महाराणा सांगा और मालवा के जो महमूद खिलजी थे द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में होता है। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में होता है। मेवाड़ महाराणा कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी, ये भी मालवा के थे, इनके बीच में हुआ था। फिर गिरी सुमेल का युद्ध, और गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544। सुमेल या गिरी सुमेल एक ही बात है। पाले जैतारण के पास में युद्ध हुआ था, और ये मालदेव जो मारवाड़ के शासक थे वर्सेज अफगान शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी ने कहा भी था इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से जीते थे शेरशाह। शेरशाह का कथन भी आता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, तो बड़ी मुश्किल से जीत पाया था। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और फिर साहिबा का युद्ध है वो 1541-42। ये भी मालदीव और जैतसी के बीच में हुआ था। मालदीव और बीकानेर के शासक हुए थे जैतसी, इनके बीच में हुआ था। इसलिए यदि हमारा कूट देखा जाए तो कूट में आ जाएगा गागरोन, एक आ जाएगा इसके अंदर ए, और सारंगपुर में आ जाएगा सारंगपुर बी, फिर गिरी सुमेल आ जाएगा हमारे सी, और साहिबा आ जाएगा डी। तो आप देख लीजिए ए के अंदर है वो एक आ जाएगा, और फिर सारंगपुर के अंदर आ जाएगा 3, 1 और 3, फिर सुमेल के अंदर आ जाएगा 1544 2, और फिर आ जाएगा साहिबा के युद्ध में 4। आपका ये कूट आंसर सही हो जाएगा। जो राजवंश से ये प्रश्न हमारा पूछा गया था। फिर एक आभूषण के बारे में कहा गया कि टोटी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। तो टोटी है वो बेसिक रूप से कान का है वो आभूषण माना जाता है। ओगन्या है तो मुर्कियाँ वगैरह ये कान में पहनी जाती है, झूमर झेलार जो भी होते हैं वो कान के होते हैं। हाथ में हाथफूल है, दामना है, ये होते हैं। कटी कमर का जो आभूषण है, करधनी है वो होते हैं, कंदूरा। नाक में है वो नथ वगैरह, ये नाक के होते हैं। जो आभूषण से एक प्रश्न हमारा पूछा, बहुत सिंपल प्रश्न रहा था। फिर आता है राजस्थान में कहाँ पर वैदिक यंत्रालय है वो छापा खाना खोला गया था। तो वैदिक यंत्रालय जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ पर खोली गई थी। तो ये बेसिक रूप से अजमेर के अंदर है वो खोली गई थी। कहाँ पर खोली गई थी? अजमेर के अंदर है। जो आर्य समाज का बड़ा केंद्र भी है वो अजमेर रहा था। और यही वैदिक जो यंत्रालय जहाँ पर आर्य समाज की जो दयानंद सरस्वती साहब की एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, उसका भी यहीं से है वो प्रकाशन होता है। तो इस मायने में ये छापा खाना है वो अजमेर में रहता है। बाद में प्रजामंडल आंदोलन में भी हम देखते हैं कि अजमेर है वो समाचार पत्रों का बड़ा केंद्र है वो अजमेर रहा था। हम ये भी देखते हैं कि साहब अजमेर के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना है वो 1881 के अंदर होती है। यह भी प्रश्न एक बार है वो पूछा गया था कि आर्य समाज की अजमेर में स्थापना है वो कब होती है। तो अजमेर में स्थापना 1881 के अंदर होती है।
जोधपुर के अंदर भी दयानंद सरस्वती सब है वो, और यहाँ पर आए थे। और फिर हम देखते हैं जसवंत सिंह जी द्वितीय और जो नन्ही भगतन है, जसवंत सिंह जी को फटकार लगाई थी कि नन्ही भगतन का एक तरह से ज़्यादा है वो हस्तक्षेप था जोधपुर के प्रशासन में। फिर नन्ही भगतन में है वो इनको एक तरह से है वो कांच है वो पीस कर है वो दूध में पिला दिए। फिर स्वामी जी की है वो डेथ हो गई थी एक तरीके से। उदयपुर में भी है वो स्वामी जी गए थे 82 के अंदर है वो उदयपुर में भी गए थे। और जोधपुर है वो 83 के अंदर है वो स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। तो आर्य समाज का ये केंद्र रहा था अजमेर भी। तो एक स्थिति ये भी निकल कर आई। फिर है वो हमारे लोक वाद्य यंत्र और कलाकार है, उनसे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें नाम आता है कि साहब भपंग है वो किसका है, नट, अलगोजा और खड़ताल। तो भपंग का है वो जहूर खान हो जाएगा, भपंग वाद्य यंत्र का हो जाएगा। फिर नट का है वो करना बेल हो जाएगा। फिर अलगोजा का रामनाथ चौधरी हो जाएगा और सदीक खान है वो खड़ताल वादक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारा जो कूट हो जाएगा वो ए के अंदर हो जाएंगे 2 नंबर, बी के अंदर है वो नट में हो जाएगा 3 नंबर करना भील, और सी के अंदर जो अलगोजा है और अलगोजा में हो जाएगा 4 ऑप्शन। फिर रहता है डी, और डी में हो जाएगा सदीक खान रेडाना खड़ताल वादक। तो ये सदीक हो जाएगा। 3 2 4 1 3 2 सॉरी 3 नहीं 2 फिर 3 4 और 1 है वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये भी कला संस्कृति का एक हिस्सा हमारा रहता है। फिर राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर है, ये भी एक सिंपल प्रश्न माना जाता है जो संस्थाओं से पूछा गया है। वो ये भी प्रश्न भाषा और साहित्य का है, वहाँ उस टॉपिक से प्रश्न आया है। तो ये कहाँ पर हो जाएगी, बीकानेर के अंदर हो जाएगी। इसकी भी स्थापना जनवरी 1983 के अंदर है वो की गई और बीकानेर के अंदर है। इसकी एक मासिक पत्रिका भी आती है, जागती ज्योत आती है, जागती ज्योत। तो वो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी। उदयपुर में है वो साहित्य अकादमी है। उदयपुर में क्या है, साहित्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1958 के अंदर होती है 23 जनवरी। जयपुर में है वो उर्दू अकादमी है, उर्दू अकादमी जयपुर में। जोधपुर में है वो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो जोधपुर में जयनारायण व्यास के यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस के पास में ही रहती है। तो ये भी एक साहित्य की संस्था है। प्राचीन पांडुलिपियों के अध्ययन का काम प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है वो कर रही, उर्दू को बढ़ावा देने का काम है वो कर रही। अरबी फारसी शोध संस्थान भी है, वो कहाँ पर है, टोंक के अंदर है। तो ये कुछ संस्थाएं हैं रही जिनका संबंध साहित्य से रहा है वो एक तरीके से। फिर एक समाचार पत्र है मजहर उल सरूर करके, जो समाचार पत्र है वो कहाँ से और कब है वो प्रकाशित होता था। तो मजहर उल सरूर भरतपुर से 1849 में भरतपुर से आता था। जयपुर से है वो रोज उल तालुम आता था, रोज तुल तालीम, जिसको राजपूताना अखबार भी है वो कहा जाता है। जिसके संपादक कन्हैयालाल जी थे, कन्हैयालाल। तो ये समाचार पत्र 1856 में कहां से छपता था, जयपुर से आता था। उदयपुर से 1879 में अखबार आता था, वो सजन कीर्ति सुधाकर आता था, सजन सजन कीर्ति सुधाकर 1879 के अंदर है वो उदयपुर से ये आता था। तो ये सभी ऑप्शनों को हमें है वो ध्यान से देखना जरूरी हो जाता है। तो ये तो हमारी जो आज बात हुई थी वो सन 2021 ने जो आरपीएससी द्वारा प्रारंभिक प्री का जो पेपर पूछा गया था और उसमें राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के जो प्रश्न थे
उनको हमने है वो समेटने का काम है वो किया। चारों ऑप्शन को भी हमने देखा किस तरह से आरपीएससी है वो जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद में हम यही समझते हैं कि आरपीएससी एक तो है वो सीधे टॉपिक दर टॉपिक चलती है, अकॉर्डिंग सिलेबस के चलती है, पूरा पैटर्न है वो फॉलो करती है, और जो आरपीएससी ने प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर हैं उनको भी फॉलो हमें करने जरूरी हैं ताकि हम तैयारी को मजबूती से कर सकें। तो आज की क्लास को यहीं पर है वो विराम देते हैं। मुझे उम्मीद अपेक्षा है कि आपको ये क्लास ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप है वो शेयर करें, लोगों को जोड़ें। थैंक यू वेरी मच।